अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही बड़ी बड़ी हेडलाइंस। कल और आज में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। कल फैसल वाडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके जवाब में PTI ऑफिशियल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या वाकई साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं? क्या वाकई तहरीक इंसाफ अपने गैर आइनी मतालबात मनवाना चाहती थी? क्या वाकई रात के अंधेरे में तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की मुलाकातें होती रही हैं? क्या वाकई तहरीक इंसाफ ने साइफर को लेकर अपने सियासी मकासद पूरे किए? और क्या वाकई इमरान खान ने आर्मी चीफ से मुतालिक मीर जाफर और मीर सादिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया? अगर साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इसमें इंटरफेरेंस का लफ्ज़ क्यों ऐड किया गया? अगर साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं तो डीमार्च करने का क्यों कहा गया? अगर साइफर का हकीकत से ताल्लुक़ नहीं तो अपोजिशन को जब इनवाइट किया गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में तो उन्होंने शिरकत क्यों नहीं की? अगर साइफर का हकीकत से ताल्लुक़ कुछ भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया ख़त के इस पर तहकीकात होनी चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हुई? और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे फैसल वाडा की कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, वो क्यों हुई, कैसे हुई और इस वक्त पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों हो रही हैं जब कल इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरू होने वाला है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मोहतरम जनाब DGISPR, हमारे मुक़्तदर इदारे का सरबराह जनाब इफ्तिखार बाबर साहब। उन्होंने कहा, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें हुई हैं लेकिन जो ख़ास पॉइंट हैं, मेन पॉइंट हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बड़ी थी, लंबी थी, हम ख़ास चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत अच्छी बातें DGISPR साहब ने की हैं, जिनमें सबसे बड़ी जो बातें थीं, जो बड़े पॉइंट थे वो ये कि उन्होंने कहा कि मीर जाफर और मीर सादिक का लफ्ज़ जो हमारे लिए इस्तेमाल हुआ है ये किस बिना पर हुआ है, इसके क्या सबूत हैं, या ऐसे ही बयानबाजी की गई है मुल्क पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए, या अफवाज पाकिस्तान हमारे जो मुक़्तदर इदारे हैं उनमें और अवाम के दरमियान में गैप पैदा करने की कोशिश की गई है। इस पर भी उन्होंने जो है ना काफ़ी सारी खुलकर बात की है कि जब इमरान खान के या उस वक्त के अपोजिशन के, हुकूमत के या अपोजिशन के जब गैर आइनी मतालबात हमने नहीं माने तो इस तरह के अल्फाजात हमारे लिए इस्तेमाल किए गए, हम पर गोलाबारी की गई या हमको जो है ना तनकीद का निशाना बनाया गया, हमारी कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया। ये इसमें तो कोई शक नहीं है। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, इस पर तबसरा करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, चाहे सरहद का मामला हो, अमेरिका अफ़गान जंग हो, पाकिस्तान में जो मुशर्रफ दौर में ऑपरेशन हुए उसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी, हमारी अवाम ने भी दी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इंडिया पाकिस्तान LOC पर जो है ना इंडिया पाकिस्तान की झड़प हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पर कोई तनकीद भी नहीं करता। लेकिन मीर जाफर और मीर सादिक का लफ्ज़ अगर इमरान खान ने हमारी अफवाज पाकिस्तान के हवाले से इस्तेमाल किया तो ना सिर्फ हम इसकी मजम्मत करेंगे बल्कि मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, क्योंकि सरहदों पर जान के नजराने हमारी अफवाज पाकिस्तान पेश करती है। कोई पॉलिटिशियंस नहीं जाते, किसी सियासी कारकुन का, किसी सियासी पार्टी के वर्कर का जो है ना वहाँ कारकुन लड़ने नहीं जाता। हमारी अफवाज पाकिस्तान के सीने चीर कर गोली निकल कर अवाम तक जाती है, वरना नहीं जा सकती। लेकिन हमने देखना यह है कि क्या इस तरह के अल्फाज इमरान खान ने हमारे अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक कहे हैं। उस पर मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो देखें और आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि इमरान खान ने ये अल्फाज किस के लिए कहे हैं, ताकि हमारी कन्फ्यूजन दूर हो सके और अवाम की भी। तो ये वीडियो देखें कि अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है,
तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है। शहबाज शरीफ, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। तुम वो हो जो मैं मीर जाफर का कहता हूं, तुम हो वो मीर जाफर। कि आप किसी को मीर जाफर कहें, मीर सादक कहें, आपके पास कोई शवाहिद ना हो, तो ज़ाहिर बात है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल 100% झूठ पे बनाया गया नजरिया है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये नजरिया बनाया क्यों गया। ये मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे इदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आईनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके इदारे ने गैर आईनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। मीर जाफर वो था जब उसने सिराजुद्दौला जो मुगलों का गवर्नर था, जब अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ा था, मीर जाफर ने उससे गद्दारी की और फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को ऊपर बिठाया जिस तरह अमेरिकनों ने शहबाज शरीफ को ऊपर बिठाया। तुम हो मीर जाफर। तो ये वीडियो आपने मुलाहजा की, आपने वीडियो देखी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि इमरान खान किसको मुखातिब कहकर जो है ना मीर जाफर और मीर सादिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उनका कहने का मकसद ये है कि मीर जाफर, मीर सादिक वो हैं जिन्होंने हमारी अपोजिशन को इस्तेमाल किया बैरूनी मदाखलत से या बैरूनी साजिश से, इंटरफेरेंस से। उनको पैसा दिया, उन्होंने कारकुनान ख़रीदे, एक चलती हुई अवाम पब्लिक इलेक्टेड हुकूमत को, गवर्नमेंट को जो है ना रिजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए हटाया और पाकिस्तान में एक सियासी बहरान पैदा किया, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की मईशत जो है वो 6% से 2% पे आ गई है। अब डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा जो है ना वो भी बढ़ चुका है। जो हमारे फॉरेन बॉन्ड्स हैं उनका जो लेवल है वो भी गिर चुका है, 60% तक गिरा है। ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल जो रिसर्चिंग इदारे हैं वो कह रहे हैं। जो हमारी जो सेंट्रल एशिया है उनकी जो है ना इकोनॉमी पर रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं और वो जो है ना एक रिपोर्ट शाये करते हैं, ये वो कह रहे हैं। तो वीडियो से आपको जो है ना काफ़ी सारी जो है ना क्लैरिटी आ गई होगी। दूसरा, हमारे मुक़्तदर इदारे के सरबराह ने कहा कि हमको बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अगर हम पर तनकीद करते हो, हमें ब्लेम करते हो, हमें मीर जाफर, मीर सादिक करते हो, फिर रातों को मुलाकातें करते हो, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा को जो है ना गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मज़ीद आर्मी चीफ रहने की ऑफ़र भी की थी इमरान खान ने। तो उन्होंने ये भी हवाला दिया कि फिर अगर हम गद्दार हैं या मीर जाफर सादिक हैं तो फिर हमें ये ऑफ़र क्यों कर रहे थे और फिर रातों को मुलाकातें क्यों करते हो और इसलिए हमें ब्लेम करते हो, तो क्योंकि हमने आपके गैर आइनी जो मुतालबात हैं वो आपके नहीं माने। ये हमारे मुक़्तदर इदारों की तरफ से जो है ना एक बहुत बड़ा सवाल था। फ़ौज पर तनकीद करने से एक मुल्क अदम इस्तेहकाम की तरफ जाता है। अवाम, पब्लिक में और फ़ौज में एक गैप आता है। ये तो कोई शक नहीं है कि अवाम और फ़ौज को लड़वाने के लिए कुछ क़ुव्वतें मुतहर्रिक हैं। उस पर हमारे मुक़्तदर इदारों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए और तहकीकात करनी चाहिए। हमने आसमा जहांगीर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो देखी, उसमें अफ़वाज पाकिस्तान पर डायरेक्ट नारेबाजी की गई। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये नारा जो लॉन्च किया था ये मरियम नवाज़ मोहतरमा ने किया था और उस पर वो हंस भी रही थी, यानी कि अप्रिशिएट कर रही थी। और आसमा जहांगीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी उठकर नहीं बोला। बिलावल भुट्टो बैठा था, हमारे मुल्क का वज़ीर ख़ारजा है। जब आपकी मौजूदगी में ये सब होगा तो फिर और आम पाकिस्तानी के जहन में ये क्या नैरेटिव जाएगा। मंजूर पश्तीन ने जो खिताब किया वो आप खिताब निकाल कर देख लें कि उसने क्या क्या ब्लेम किया हमारे अफ़वाज पाकिस्तान। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारे मुल्क को, हमारे वज़ीर आज़म को, हमारा जो इंटीरियर मिनिस्टर है यानी वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, ये जो बड़े बड़े वज़ीर हैं, वज़रा हैं, उनको वीगो डाले डील करते हैं।
یعنی کہ اگر ویگو ڈالے والے جس طرح ان کو چلائیں اس طرح وہ چلتے ہیں۔ انہوں نے تو مزید بھی کہا تھا کہ یہ جب رجیم چینج آپریشن کا ہمیں حصہ بنایا گیا کہ ایک حکومت کو ہم چلتا کریں، دوسری جو حکومت آئے گی وہ ہمارے مطالبات مانے گی، وہ تو چلی گئی، پھر یہ حکومت آ گئی فلانے کی، اب بھی ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ لوگ کسی کے محتاج ہیں۔ کچھ پاورفل لوگ آپ کو جو ہے نا لیڈ کرتے ہیں، ان کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ پاورفل لوگوں سے مراد منظور پشتین کا اشارہ تھا کہ فوج، تو ڈائریکٹ الزام تراشی کی گئی۔ میں ایکسیپٹ کر رہا تھا کہ اس پریس کانفرنس میں جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں ضرور اس کانفرنس کا، اسما جہانگیر کانفرنس کا، اس میں نعرے بازی کا ضرور ذکر ہوگا، لیکن افسوس کہ اس کا ذکر نہیں ہوا۔ اس پر رد عمل آنا چاہیے تھا۔ سائفر سے متعلق بھی ہمارے مقتدر اداروں نے کہا کہ وہ ایک جو ہے نا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو پھر اس طرح اس سے جو کئی قسم کے سوالات اٹھتے ہیں۔ جو محترم جو جوابی پریس کانفرنس تھی شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری اور شیریں مزاری صاحبہ کی، انہوں نے جو کی اس میں سے جو ہے نا انہوں نے جو جوابات دیے وہ میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں کہ آرمی DGISPR نے کہا کہ سائفر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ پھر ڈی مارچ کرنے کا کیوں کہا گیا، پھر اس میں یہ کیوں کہا گیا کہ اس میں انٹرفیرنس پائی گئی ہے، پھر اس پر تحقیقات کیوں نہیں کریں گے اگر وہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو سپریم کورٹ کو ہمارے جو سپریم لیڈر ہیں صدر عارف علوی صاحب، انہوں نے لیٹر لکھا، پھر بھی تحقیقات کیوں نہیں ہوئی، پھر اس کو گم ہونے کا ڈرامہ رچایا گیا تاکہ اس پر تحقیقات ہی نہ ہوں۔ تو اس سے کافی سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی اسی دوران اگر ہو جاتی، اسی دوران اگر کہا جاتا کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ نیوٹرل اور جانور کا جو لفظ ہے یہ جو عمران خان صاحب استعمال کرتے ہیں یہ بھی ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے مقتدر کے حلقوں کے حوالے سے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے۔ ایک جائز الفاظ میں معیاری الفاظ کے ساتھ تنقید کرنی چاہیے، اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن اس پر انہوں نے وضاحت کی کہ نیوٹرل، سیاست میں ہم نیوٹرل ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ سیاست میں ہماری انٹرفیرنس نہیں ہے اور نہ آئندہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جب غیر آئینی مطالبات ان کے نہیں مانے تو اس طرح کے جو ہے نا ہم پر جو ہے نا الزام تراشی کی گئی۔ تو الزام تراشی کسی بھی حوالے سے نہیں ہونی چاہیے جب تک آپ کے پاس کوئی بھی پروف ہو، چاہے عمران خان ہے یا PDM ہے۔ PDM کی تو بات ہی نہ کرے، PDM تو نام لے لے کر جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ صاحب، زرداری نے کہا کہ فیض حمید تو بیچارہ کھڈے لائن ہے۔ نواز شریف نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، جاوید لطیف، ایاز صادق، مریم نواز صاحبہ، یہ سب کے سامنے، یہ آن دی ریکارڈ ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ عمران خان نے کبھی بھی اداروں کو کمزور کرنے کا نہیں سوچا، نہ ہی وہ یہ کبھی اس طرح کی الزام تراشی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے ادارے کمزور ہیں، جبکہ ان کا تو ایک بہت بڑا ایک نظریہ رہا ہے کہ ہماری افواج پاکستان مضبوط ہونا چاہیے ادارے کو۔ اگر ہماری افواج پاکستان مضبوط ہوگی تو ہمارا ملک مضبوط ہوگا۔ اور کرونا کے دنوں کے حوالے سے جو افواج پاکستان کا کردار تھا اس میں بھی عمران خان صاحب جو ہے نا تعریف کرتے رہے ہیں۔ سیلاب میں جو افواج پاکستان نے یہ جو ایکٹیویٹیز تھیں ان کی، اس پر بھی عمران خان نے تعریف کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ادارے کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ پاکستان میں جس طرح رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا، ایک بیرونی سازش پائی گئی، انٹرفیرنس پائی گئی، تو اس پر اگر چاہتے تو روک سکتے تھے، اس پر نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کچھ معاملات میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مقتدر اداروں کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بھی فواد چودھری صاحب نے بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی وضاحت کی ہے۔ DGISPR نے یہ بھی کہا کہ سائفر کے حوالے سے انہوں نے سیاسی مقاصد حاصل کیے ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس پر بھی وضاحت کی جائے کہ ہم نے کون سے سیاسی مقاصد حاصل کیے ہیں۔ حالانکہ امپورٹڈ حکومت نے سیاسی مقاصد ضرور حاصل کیے ہیں۔ جب سے حکومت میں ہیں تمام کیسز ختم، نیب ختم، FIA ختم، قانون میں
चेंजिंग करके उन्होंने जो है ना तमाम केसेस ख़त्म कर दिए। पाकिस्तान के जो 1100 अरब हैं वो जो है ना हड़प कर गए हैं, 1600 अरब वो हड़प कर गए हैं। तो सियासी मकासद तो उन्होंने हासिल किए हैं, रिजीम चेंज ऑपरेशन करके मुल्क की मफाद में कुछ भी नहीं किया, अवाम के फ़ायदे के लिए कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ अपने जो सियासी मकासद थे वो पूरे किए। हमने तो कोई सियासी मकासद पूरे नहीं किए, उल्टा हम तो हुकूमत अपनी गंवा बैठे आप लोगों के यानी कि मुक़्तदर इदारों के न्यूट्रल रहने की वजह से। उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, हमने इदारे का हर महाज पर दिफा भी किया है, थोड़ी बहुत तनकीद भी की है, हम एहतराम भी करते हैं और हम आगे भी इस इदारे को मजबूत देखना चाहते हैं और अगर हम हुकूमत में आए तो इसको मज़ीद मजबूत करेंगे और हर महाज पर दिफा भी करेंगे। असद उमर साहब ने कहा कि अगर आपसे मीटिंग्स भी हुई हैं, रात को हुई हैं या दिन को हुई हैं, ये तो कोई गैर आइनी नहीं है, मुज़ाकरात होते रहते हैं, बैकडोर राब्ते भी होते हैं, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, टूट नहीं सकते, क्योंकि हम भी मुल्क पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आप भी मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है ना कुर्बानियाँ देते हैं, जद्दोजहद करते हैं। तो हमने कौन सा ऐसा कोई गैर आइनी मतालबा आपके सामने रखा था कि जिसको आपने मानने से इनकार कर दिया, वो भी आप आवाम के सामने रखें। हम तो ये चाहते हैं कि पिछले जो 16 जुलाई के 17 जुलाई के बाई इलेक्शन थे वो भी रिज़ल्ट आपने 2/3 मेजॉरिटी देखी। ये जो लास्ट 18 अक्टूबर को 17 अक्टूबर को इलेक्शन हुए ये भी आपने 2/3 मेजॉरिटी देखी। इसको आप किस एंगल से देखते हैं? यानी आप क्या सोचते हैं कि अवाम की जो राय है किस तरफ खड़ी है, अवाम की जो अक्सरियत है किस तरफ खड़ी है? तो हमें उम्मीद है कि अवाम की जो अक्सरियत राय रखती है उसका एहतराम किया जाएगा, जबकि अवाम जनरल इलेक्शन चाहती है। अवाम चाहती है कि उनका जो इलेक्टेड नुमाइंदा हो, इलेक्टेड हुकूमत हो, वो पाकिस्तान को आकर चलाए। तो हमारा तो मुतालबा ये है कि इलेक्शन कराया जाए। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, पाकिस्तान डिफाल्ट होने के दिहाने पर है। अरशद शरीफ शहीद की तहकीकात से मुतालिक भी DGISPR ने कहा कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। कमीशन बन चुका है, वो कीनिया भी चला गया है, लेकिन उसमें जो ISA का नुमाइंदा था वो निकाल दिया गया है। और DGISPR साहब ने कहा कि इस पर UNO यानी कि इंटरनेशनली तहकीकात होनी चाहिए। अच्छी बात है, तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये भी इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा। वो तो सबको पता है, उस पर 16 मुकदमे थे जिनमें गद्दारी के थे, दहशतगर्दी के थे और पता नहीं क्या क्या उस पर FIR से। तो इस पर तहकीक, अगर इसी पर भी तहकीकात हो जाए तो सारा मामला वाज़ेह हो जाएगा कि ARY से किसने निकलवाया, उसको नौकरी से किसने निकलवाया, उसको किससे जो है ना थ्रेट्स थी, उसको थ्रेटन क्यों किया गया, पाकिस्तान छोड़ने के जो है ना मुहर्रिकात क्या थे, दुबई से किसने जो है ना उसको डिपोर्ट करने का कहा। इस पर अगर तहकीकात हो जाए तो सारा जो है ना ये कटा खुल जाएगा। तो इस पर जो है ना DGISPR ने बेहतरीन बात की है, इस पर तहकीकात होनी चाहिए। बल्कि हम तो चाहते हैं कि ISI भी जो है ना तहकीकात में शामिल होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा इदारा है और उस पर भी सवालात उठ रहे हैं, हुकूमतों पर भी सवालात उठ रहे हैं। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी तो अवाम कभी किसको ब्लेम करेगी, कभी किसको ब्लेम करेगी। तो अवाम को भी सोचना चाहिए, ऐसे ही खामखा बिना तहकीक के ब्लेम नहीं करना चाहिए। हाँ, तहकीकात का ये सब लोग जो है ना मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान नफ़रतों की वजह से पहले टूटा, ये जो बांग्लादेश हमसे जो है ना 2 लाख हुआ था, ये तो बात सही है DGISPR की। अवाम में नफरत देखें, फिर अवाम में नफरतें कौन फैला रहा है, ये भी इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए ना। अवाम और अफवाज पाकिस्तान में गैप कौन पैदा करने की कोशिश कर रहा है? एक चलती हुई हुकूमत को कैसे गिराया गया, एक 6% इकोनॉमिक ग्रोथ को 2% पे कौन ले आया? यह नाजायज़ मुकदमात अपोजिशन पर, एंकर्स पर, सहाफ़ियों पर, ये ज़ाहिर है इससे नफ़रतें तो पैदा हो रही हैं। तो ये नफ़रतें कौन पैदा कर रहा है? लोगों को उठाया जाता है, सेनेटर को उठाया गया, 74 साल उसकी एज है, उसके पोते पोतियों के सामने उसको बेइज्जत किया गया, उसको नंगा किया गया, शहबाज गिल को नंगा किया गया। तो नफ़रतें जो भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर जो है ना तहकीकात होनी चाहिए और देखना चाहिए इदारों को भी और सबको, क्योंकि पाकिस्तान मज़ीद नफ़रतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
दुश्मन हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, वो ऑलरेडी लूहा गरम देख रहे हैं, लूहा गरम देखते ही वो चोट मार देंगे। अरशद शरीफ वाला मामला हो सकता है कि कोई गैर मुल्की एजेंसी ने कराया हो, ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान में इंतशार पैदा किया जाए, पाकिस्तान के इदारों को आपस में लड़ाया जाए, अपोजिशन को हुकूमत से, हुकूमत को अपोजिशन से, और अवाम को इदारों से, इदारों को अवाम से, ये भी तो हो सकता है। तो तहकीकात तो मस्त है। फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक हलवाती खिचड़ी थी, किसी को समझ नहीं आ रही। मज़ीद इस पर हम डिस्कशन करेंगे अगले व्लॉग में। तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।